नमस्कार दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक लहरों के राजहंस। इस वीडियो में हम इस नाटक की भूमिका को कवर करने वाले हैं। चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। कर लें हम तो सबसे पहले इस नाटक में आपको भूमिका मिलेगी। उसके बाद यह नाटक 3 अंकों में लिखा गया है। अंक है 1, अंक है 2 और अंक है 3। 3 अंकों का यह नाटक है। चलिए इसकी भूमिका को सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। लहरों के राजहंस में एक ऐसे कथानक का नाटकीय पुनराख्यान है जिसमें सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध तथा उनके बीच खड़े हुए व्यक्ति के द्वारा निर्णय लेने का अनिवार्य द्वंद्व निहित है। इस द्वंद्व का एक दूसरा पक्ष स्त्री और पुरुष के पारस्परिक संबंधों का अंतर विरोध है। जीवन के प्रेय और श्रेय के बीच एक कृत्रिम और आरोपित विरोध है, जिसके कारण व्यक्ति के लिए चुनाव कठिन हो जाता है और उसे चुनाव करने की स्वतंत्रता भी नहीं रह जाती है। चुनाव की यातना ही इस नाटक का कथा बीज और उसका केंद्र बिंदु है। धर्म भावना से प्रेरित इस कथानक में उलझे हुए ऐसे ही अनेक प्रश्नों का इस कृति में नए भाव बोध के परिवेश में परीक्षण किया गया है। सुंदरी के रूपपाश में बंधे हुए अनिश्चित, अस्थिर और संशयी मन वाले नंद की यह स्थिति होनी थी कि नाटक का अंत होते होते उसके हाथों में भिक्षा पात्र होता है और धर्म दीक्षा में उसके केस काट दिए जाते हैं। लहरों पर डोलने वाले हंस के समान ही नंद का मन चंचल है। वह न तो सुंदरी के रूपपाश से ही मुक्त हो पा रहा है और न सच्चे और निर्विकार मन से भगवान बुद्ध की शरण में ही जा पा रहा है। अश्वघोष के प्रसिद्ध महाकाव्य सौंदर्यानंद में जो इस नाटक की कथा का आधार है, नंद के उस दुविधाग्रस्त मन का बड़ा ही सुंदर काव्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। बुद्ध का गौरव उसे अपनी ओर खींच रहा था और सुंदरी का अनुराग अपनी ओर खींच रहा था। इस दुविधा में उससे न जाते बन रहा था न रुकते बन रहा था। उसकी स्थिति लहरों में डोलते हुए राजहंस की सी हो रही थी। इसी काव्य चित्र से नाटककार ने अपने इस नाटक का शीर्षक लिया है। यह काव्य चित्र इस नाटक के मूल द्वंद्व भाव को व्यंजित करता है। नंद कथा बुद्ध के जीवन चरित्र का एक अंग है। अश्वघोष के ही दूसरे प्रसिद्ध महाकाव्य बुद्ध चरित्र में नंद की दीक्षा का उल्लेख किया गया है। इस कथा का आधार पाली साहित्य में मिलता है। उदान और जातक में तथा धम्मपद के श्लोक 13वें 14वें की अठकथा व्याख्या में नंद की कथा कही गई है, किंतु पाली की नंद कथा से सौंदर्यानंद ही है। परंतु नाटककार ने कथा के नाटकीय भाव और प्रयोजन को पुष्ट और तीव्र करने के लिए नए पात्रों और प्रसंगों की कल्पना की है। कामोत्सव का आयोजन, दीक्षा के पश्चात नंद का एक बार गृह लौट आना तथा अलका और श्यामंग का पूरा प्रसंग नाटककार द्वारा कल्पित है। लहरों के राजहंस के कथानक को आधुनिक जीवन के भावबोध का जो संवेदन दिया गया है, वही इस ऐतिहासिक कथानक को रचनात्मक स्तर पर महत्वपूर्ण बनाता है। नाटक की प्रस्तावना में नाटककार ने
इस संबंध में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। कथा का आधार अश्वघोष का सौंदर्यानंद काव्य है, परंतु समय के विस्तार में स्थितियों का परिक्षेपण करने के कारण यह काल्पनिक भी है। इतिहास और साहित्य के संबंध की व्याख्या करते हुए नाटककार लिखता है, साहित्य में इतिहास अपनी यथातथ्य घटनाओं में व्यक्त नहीं होता, घटनाओं को जोड़ने वाली ऐसी कल्पनाओं में व्यक्त होता है जो अपने ही एक नए और अलग रूप में इतिहास का निर्माण करती है। साहित्य इतिहास के समय से बद्धता नहीं, समय में इतिहास का विस्तार करता है। ऐतिहासिक नाटकों में कथानक की ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता का रचनात्मक दृष्टिकोण से कोई अर्थ नहीं है। वास्तव में ऐतिहासिक कथानकों के आधार पर श्रेष्ठ और सशक्त नाटकों की रचना तभी हो सकती है जब नाटककार ऐतिहासिक पात्रों और कथा स्थितियों को अनैतिहासिक और युगीन बना दे तथा कथा के अंतर्द्वंद को आधुनिक अर्थ व्यंजना प्रदान कर दे। हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के कथानकों की प्रामाणिकता पर आग्रह रहता है और तभी हिंदी के अधिकांश ऐतिहासिक नाटक इतिहास की पाठ्य पुस्तकों का नाटकीकृत रूप मात्र लगते हैं। इसके साथ ही हिंदी के आधुनिक नाटक साहित्य की जो दो चार श्रेष्ठ कृतियां हैं, स्कंदगुप्त, कोणार्क, अंधा युग और आषाढ़ का एक दिन, वे सभी ऐतिहासिक हैं। इनकी श्रेष्ठता का कारण यह है कि इनके द्वारा नाटककारों ने ऐतिहासिक कथानक नहीं दोहराए, उनको नए परिवेश और आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया है। सभी देशों के नाटक साहित्य के इतिहास में विभिन्न युगों में जब भी श्रेष्ठ ऐतिहासिक नाटकों की रचना हुई, तब नाटककारों ने प्राचीन कथानकों को नई दृष्टि से देखा है और उनके नई अर्थ व्यंजनाएँ दी हैं। चाहे 2500 वर्ष पूर्व लिखी गई महान यूनानी त्रासदियाँ हों, चाहे एलिजाबेथ कालीन कामदिया और चाहे फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका में पिछले 10-15 वर्षों में लिखे गए नई शैली के ऐतिहासिक नाटक। कपिलवस्तु में जिस समय भगवान बुद्ध धर्मोपदेश कर रहे थे और उनकी जाति भाई धर्म के प्रति प्रेरित होकर दीक्षित हो रहे थे, कामशक्त नंद अपनी परम रूपवती प्रियतमा सुंदरी के साथ विहार में लीन रहता था। लेकिन नंद का मन स्थिर भाव से सुंदरी का रूप भोग नहीं कर पाता है, क्योंकि कहीं भीतर उसके मन में स्थूल, अस्थूल और अंशसारी तत्वों के प्रति भी आकर्षण है। उसके मन का यही संस्कार और उसको पोषित करने वाली बाह्य परिस्थितियां ही नाटक के द्वंद्व का आधार है। वह घर से लौटे हुए अपेक्षित बुद्ध से क्षमा याचना करने के लिए जाने को विकल हो जाता है। जिस समय वह हाथ में दर्पण लिए सुंदरी के श्रृंगार में लीन है, उसी समय धम्म शरणम गच्छामि का स्वर उठता है और सहसा उसके हाथ का दर्पण गिरकर टूट जाता है। दर्पण का टूटना और कमल ताल में डोलती हुई बुद्ध की कल्पित छाया ऐसे ही प्रतीत है जो नंद की अस्थिर और दुविधाग्रस्त मनोदशा का संकेत करते हैं। अपनी क्लांति से मरे हुए मृग की बात बार बार सोचना और दीक्षा के पश्चात व्याघ्र से लड़ना उसकी इसी मनोदशा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां हैं। नंद जब अनायास और अनिच्छा से ही भिक्षु बना दिया जाता है और वह भिक्षु भेष में घर लौटता है, तो सुंदरी को देखकर कहता है, जिस सामर्थ्य और विश्वास के बल पर जी रहा था, उसी के सामने मुझे असमर्थ और असहाय बनकर फेंक दिया गया है। एक ओर तो नंद के मन का यह द्वंद्व है और दूसरी ओर रूपवती सुंदरी के इस खंडित विश्वास की पीड़ा की उसमें आसक्त उसका पति
कैसे उसके रूपवास से मुक्त होकर बौद्ध भिक्षु होकर उन्हीं हाथों में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास लौटा है, जिन हाथों में उसके श्रृंगार के लिए उसने दर्पण उठाया था। परंतु सुंदरी जीवन का भोग करना चाहती है, वह कामनाओं को स्थगित नहीं करना चाहती। कमलताल के राजहंसों के जोड़े की किलोल सुनकर वह कहती है, कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कभी कमलताल के पास जाकर इनसे भी वे निर्वाण और अमरत्व की बातें कहें। नाटक के अंत में जब वह नंद के द्वारा चंदलेप का बिंदु बनाए जाने पर चौंक कर जाग जाती है तो उसकी दृष्टि नंद के केस कटे हुए बिच्छू भेष मुख पर पड़ती है। उसका मन वितृष्णा से भर जाता है। इस प्रकार नाटक का कथानक अंतर्द्वंद के दो स्तरों पर संचरण करता है और इन्हीं दो स्तरों की पारस्परिक टकराहट से उसकी नाटकीयता अधिक तीव्र और गहन होती है। नाटक का पहला अंक सुंदरी के कक्ष में आरंभ होता है। कर्मचारी साज सज्जा में लगे हुए हैं। सुंदरी के आग्रह पर कामोत्सव मनाया जाने वाला है। अतिथियों की प्रतीक्षा है। एक अतिथि मैत्रेय पधारते हैं और जब कामोत्सव में सम्मिलित होने के लिए मैत्रेय के अतिरिक्त और कोई नहीं आता तो सुंदरी अपमान में विक्षुब्ध होती है और इसी अत्यंत तीव्र और गहन कथा स्थिति में पहला अंक समाप्त होता है। यही अंक क्रिया व्यापार का पहला संचरण मोमेंट है। इसमें व्यापार और भाव की अनुमिति का पूरा निर्वाह हुआ है। सुंदरी की चारित्रिक विशेषताओं का परिचय मिल जाता है। नाटकीय कथा के उस द्वंद्व का पूर्वाभास हो जाता है जिसे नंद को झेलना है। गौड़ पात्रों और प्रसंगों को भी इसी अंक में प्रस्तुत कर दिया जाता है और इस प्रकार से नाटकीय कथा का उद्घाटन एक्सपोजिशन बड़ी सफलता के साथ होता है। कामोत्सव का आयोजन इस संदर्भ में विशेष नाटकीय अर्थ और तीव्रता ग्रहण कर लेता है कि दूसरे ही दिन रानी यशोधरा भिक्षुणी बनने जा रही है। कामोत्सव के आयोजन में लगा हुआ श्यामांग कहता है, कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेंगी और यहाँ रात भर नृत्य होगा, आपानक चलेगा, नृत्य होगा। और सुंदरी अलका से बातें करते हुए कहती है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। कमलताल में राजहंसों का कलरव और श्यामांग द्वारा बुद्ध की छाया की कल्पना इस प्रसंग को गहरी नाटकीय व्यंजना प्रदान करते हैं। वस्तु विधान में नाटकीय कथा का उद्घाटन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यही अंश दर्शकों की रुचि जागृत करता है और उनको नाटकीय पात्रों के साथ ऐसे संबंध सूत्रों में बांधता है जो नाट्य अनुभव में सहायक होते हैं। इस अंश में नाटककार अत्यंत कुशलता के साथ नाटकीय कथा के प्रायः सभी प्रमुख और कुछ गौड़ पात्रों को प्रस्तुत करता है और उनके अतीत जीवन और उनकी वर्तमान इच्छाओं और प्रयोजनों को इंगित करता है। 3 अंकों वाला आधुनिक शैली के नाटकों में पहला अंक प्रायः कथा के उद्घाटन में ही लग जाता है, लेकिन सफल नाटकों में अंक समाप्त होते होते कथानक में कुछ तीव्रता और उत्तेजना आने लगती है और हमारी रुचि बढ़ने लगती है। दूसरा अंक भी सुंदरी के ही कक्ष में आरंभ होता है। नंद सुंदरी का श्रृंगार कर रहा है। बीच बीच में नेपथ्य से कर्मचारी श्यामांग का ज्वर प्रलाप सुनाई पड़ता है। इन लहरों पर से यह छाया हटा दो, मुझसे यह छाया नहीं ओढ़ी जाती। जिस समय नंद सुंदरी के श्रृंगार में व्यस्त हैं, अलका यह संदेश लाती है कि गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए द्वार पर आए थे और भिक्षा की याचना करने के बाद लौट गए। नंद सुंदरी से कहता है कि मुझे जाकर इस
प्रमाद के लिए उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। मुझे जाकर जो ये गलती हुई है, प्रमाद हुआ है, इसके लिए मुझे क्षमा याचना करनी चाहिए। तो सुंदरी कहती है कि सुंदरी यह कहकर अनुमति दे देती है कि जाइए, लौटकर आप ही इस विशेषक को पूरा करेंगे और तभी मैं शेष श्रृंगार करूंगी। यानी लौट कर आएंगे तभी जो है, जो श्रृंगार बचा है और उसके बाद में करूंगी। नंद चला जाता है और यह अंक नेपथ्य में श्यामांग के इस संवाद के साथ समाप्त होता है। यह छाया मेरे ऊपर से हटा दो, एक किरण, कोई एक किरण। यह अंक कथा का दूसरा संचरण है और इसमें भी व्यापार अन्वित का पूरा निर्वाह हुआ है। अंक समाप्त होते होते कथा का मूल द्वंद्व आरंभ हो जाता है। नंद बुद्ध के पास क्षमा याचना के लिए चले जाते हैं और सुंदरी अधूरा श्रृंगार लिए हुए उनके वापस लौट आने की प्रतीक्षा में बैठी रहती है। इस अंक में सुंदरी के चरित्र रेखाएं और अस्पष्ट होती हैं और नंद के मन की दुविधा और द्वंद्व स्पष्ट होने लगता है। नंद हाथ में दर्पण लिए सुंदरी के श्रृंगार में योग दे रहा है। इतने में नेपथ्य में धम शरणम गच्छामि का स्वर सुनाई देता है। सुंदरी कहती है, देखिए दर्पण हिल गया। इस अंक का श्रृंगार प्रसंग बड़ा ही कोमल और सरस है। हिंदी नाटक साहित्य में नितांत नया है। तीसरे अंक का आरंभ नंद के लिए सुंदरी की आकुल प्रतीक्षा के साथ होती है। कमल ताल के राजहंस उड़कर चले गए हैं। लंबी प्रतीक्षा के बाद जब नंद सिर मुड़वाए हुए भिक्षु भेष में आता है तो सुंदरी थक कर सो चुकी है। नंद कहता है, मैंने कहा था तुम्हारा विशेषक सूखने से पहले ही मैं लौट आऊँगा, परंतु नहीं आ सका। तुम पूछती तो मैं क्या उत्तर देता। और कुछ देर बाद वहीं पड़े हुए टूटे दर्पण के सामने रुककर अपना प्रतिबिंब उसमें देखता है और कहता है, मेरे केस क्यों कटवा दिए? और कटवा ही दिए तो उससे क्या अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता यदि मेरा हृदय बदल जाता, आंखें बदल जाती। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए अब भी वही अनुराग है, आँखों में तुम्हारे रूप की अब भी वही छाया है। तुम्हारा विशेषक जो सूख गया है उसका मुझे खेद है, उसे मैं अभी गीला कर देता हूँ। और जैसे ही नंद उंगली में लेप लेकर सुंदरी के माथे पर बिंदु बनाने लगता है, वह मुंडित आकृति को देखकर चीख उठती है। नंद इस स्थिति में अपने को नितांत असहाय और अकेला पाता है। वह कहता है, मैं चौराहे पर खड़ा एक नंगा व्यक्ति हूँ जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती हैं और अपने को ढकने के लिए उसके पास कोई आवरण नहीं है। और वह इसी मानसिक यात्रा में सुंदरी से बिना मिले ही चला जाता है। राज कर्मचारी श्वेतांग सुंदरी को बताता है कि कुमार यह कहते हुए चले गए कि वे अपने केसों की खोज में जा रहे हैं। वे तथागत से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने उनके केसों का क्या किया। उनकी पत्नी को केसों की आवश्यकता है। इस पर सुंदरी वितृष्णा में कहती है, इतना ही तो समझ पाते हैं ये लोग, बस इतना ही तो इनको समझ में आता है। और नाटक का अंत श्यामांग के इस संवाद से होता है, बस एक किरण, केवल एक किरण। यह अंक नाटकीय कथा को तेजी के साथ आगे बढ़ाता है और द्वंद्व को गहन कर देता है। ऐसी घटनाएं घटित होती है जो नाटक को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा देती हैं और कथा के चरम बिंदु पर ही नाटक समाप्त हो जाता है। अपने संबंधों और परिस्थितियों से लड़ते हुए टूटे हुए और खंडित पात्रों की विषम स्मृतियाँ मन पर छा जाती हैं। जिस सुंदरी ने कहा था कि नारी का अपकर्षण पुरुष को गौतम बुद्ध बना देता है, वही सुंदरी नंद को भिक्षु भेष में देखकर अपनी इस भारी पराजय से विक्षुब्ध हो उठती है और नंद सुंदरी के इस गहरे विक्षोभ को नहीं समझता। यह अपनी पत्नी के संतोष के लिए अपने शोभा केस लाने चला जाता है। इसी अत्यंत विषम बिंदु पर नाटक समाप्त होता है।
लहरों के राजहंस आधुनिक यथार्थवादी नाट्य रचना पद्धति पर लिखा गया है और उसमें इसी पद्धति के व्यवहारों और रूढ़ियों का पालन किया गया है। एक ही दृश्य बंध पर नाटकीय कथा घटित होती है और कथा का विभाजन 3 अंकों में किया गया है। अंकों के दृश्यों में नहीं विभाजित किया गया है। यथार्थवादी नाट्य रचना पद्धति में एक दृश्य बंध और 3 अंकों वाले नाटकों का विकास आधुनिक रंगमंच के स्वरूप और प्रदर्शन की परिस्थितियों तथा साधनों के कारण हुआ है और उसके पीछे एक शिल्पगत अनिवार्यता है। भारी भरकम और ठोस पदार्थों से निर्मित यथार्थवादी दृश्य बंध को बदलने की कठिनाइयों से बचने के लिए ही इस शैली के नाटक ने अपने लिए एक दृश्य बंध स्वीकार कर लिया है। नाटकीय कथा के 3 प्रमुख संचरणों कथा का उद्घाटन, विकास तथा चरमोत्कर्ष के आधार पर ही इस शैली के नाटकों में 3 अंकों का विधान रहता है। प्रत्येक अंक कथा के एक उत्कर्ष बिंदु पर समाप्त होता है, क्योंकि अंक की समाप्ति पर यवनिका गिराने की व्यवस्था है। नाटक का अंत कथा के चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर उसके तुरंत बाद हो जाता है। एक ही स्थान पर नाटक की सभी घटनाएं दिखाकर नाटककार ने स्थान अनुमिति का पूरी तरह पालन किया है। स्थान अनुमिति के साथ साथ इस नाटक में घटनास्थलों तथा पात्रों की मनोदशाओं का परिचय देने वाले रंग निर्देश भी यथार्थवादी नाट्य पद्धति के अनुसार ही रखे गए। इस प्रकार यह नाटक एक विशेष रचना पद्धति और शिल्प विधान के अनुसार एक सुगठित और तर्क संगत रूपबंध का निर्माण कर लेता है। लेकिन नाटक में 2 प्रसंगों की योजना इस रूप में की गई है कि इससे इसका रूपबंध कमजोर होता है। इन दोनों प्रसंगों श्यामांग प्रसंग और नंद दीक्षा प्रसंग तथा उसके प्रत्यावर्तन का प्रसंग का विश्लेषण इस नाटक के रूपबंध को स्वीकार को समझने के लिए उपयोगी होगा। नाटक की वस्तु योजना और उसके संबंध में श्यामांग प्रसंग का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह प्रसंग कई प्रकार से और कई स्तरों पर नाटक की मुख्य कथा और उसके मूल संघर्ष से जुड़ा हुआ है। अतः नाटक के आशय और उसके रूप शिल्प को समझने के लिए इस प्रसंग के स्वरूप को समझना आवश्यक है। इस संबंध में सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रसंग और इसका प्रयोजन उस शैली के नाटकों के गौड़ कथानकों से भिन्न है, जिनमें मुख्य कथानक के साथ साथ गौड़ कथानक चलता रहता है और जो नाटक के समूचे रूपबंध में समन्वित होकर कथानक की बुनावट का अंग नहीं बन पाता और जो अपनी स्वतंत्र सत्ता के साथ केवल मूल कथानक का प्रतिरूप प्रस्तुत करके नाटकीय संघर्ष के एक प्रकार के कृत्रिम और अविश्वसनीय स्तर की सृष्टि करता है। गौड़ कथानक की ऐसी स्वतंत्र और असंबद्ध सत्ता कथानक की एकता और प्रभाव को विघटित करती है। लहरों के राजहंस में श्यामांग प्रसंग नाटक के पूरे रूपबंध का ही अंग है और वह नाटक की मुख्य कथावृत्ति और द्वंद्व भाव को ही अधिक तीव्र बनाता है। अपना स्वायत्त अस्तित्व नहीं निर्मित करता, लेकिन श्यामांग प्रसंग नाटकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होकर भी दर्शक की रुचि और नाटक के सहज प्रभाव में बाधक बनता है। इसका कारण यह है कि श्यामांग के चरित्रगत अवधारणा और उसके कार्यों और कथानकों के मंतव्य स्पष्ट नहीं है और ऐसा लगता है कि उनके संबंध में नाटककार दुविधाग्रस्त है। आरंभ में लगता है कि श्यामांग और अलका का अत्यंत सहज कोमल और मौन पारस्परिक आकर्षण सुंदरी और नंद के उद्दाम मुखर और कामशक्ति प्रेम का ही एक प्रतिरूप है। इस प्रकार यह प्रसंग एक निश्चित नाटकीय प्रयोजन की सिद्धि की चेष्टा करता है और फिर बाद में यही श्यामांग नंद के अस्थिर और द्वंद्व जर्जर मन का एक प्रतिरूप बन जाता है और अपने ज्वर प्रलाप में जैसे नंद की ही अनिश्चितता, विभ्रम और अकुलाहट को ध्वनित करता है। जब वह कमल ताल में दिखाई देने वाले छाया से डरता है, तब जैसे कि नंद ही
बुद्ध की छाया से डर रहा हो। दूसरे अंक के प्रारंभ में एक स्वर श्यामंग का नेपथ्य से उभरता है और उधर नंद अपने मन की उद्विग्नता के कारण रात गए तक जाग रहा है। ये दोनों स्वर एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे को काटते हैं और तब ऐसा लगता है जैसे कि नंद ही रंगमंच पर अनिद्रा में अशांत बैठा है और नंद की नेपथ्य से प्रलाप कर रहा है। कोई स्वर नहीं, कोई किरण नहीं, एक छाया है, अंधेरे कूप में भटकती हुई छाया। इस प्रकार नाटककार एक साथ ही जैसे श्यामंग से दो काम लेना चाहता है और दो प्रयोजनों की सिद्धि चाहता है। श्यामंग के चरित्र का यही विरोधाभास इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग की नाटकीय शक्ति को छीड़ कर देता है और इस कारण अलका का अत्यंत प्रयोजनशील और अस्पष्ट चरित्रांकन भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता। नाटक में आरंभ में ही श्यामंग से हमारा परिचय हो जाता है। वह नितांत सामान्य जगत धर्मा व्यक्ति नहीं है। वह विचारवान है, अंतर्मुखी है और बाह्य यथार्थ के साथ नहीं बच पाता है। वह कमल ताल में एक छाया देखता है और उस पर पत्थर फेंकता है और इस अपराध में उसे अंधकूप में डाल दिया जाता है। बाद में उसे मुक्त कर दिया जाता है। इसके पश्चात हम उसे रंगमंच पर नहीं देखते, केवल उसका ज्वर प्रलाप सुनते हैं। यह प्रलाप नंद के ही मन का संघर्ष ध्वनित करता है। ऐसी स्थिति में श्यामंग एक सक्रिय पात्र के रूप में मर जाता है और अपने प्रसंग और उन मूल्यों से पूरी तरह से कट जाता है जो नाटकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वे नाटकीय और कथा की मुख्य भाव भूमि और उसके संघर्ष भाव का प्रतिपक्ष प्रस्तुत करते थे। अब उसके संवाद, क्रिया, व्यापार का वहन और चरित्र का उद्घाटन न करके प्रतीकात्मक लाक्षणिक वक्तव्य बन जाते हैं। श्यामंग प्रतीक बनकर नाटकीय कथा के सीधे अस्पष्ट द्वंद्व को केवल अस्पष्ट नहीं बनाता, बल्कि वह नाटक के वस्तु विधान और रूपबंध को भी कमजोर करता है। नेपथ्य से श्यामंग के स्वर का जिस प्रकार संगीत खंडों के समान प्रयोग किया गया है, वह प्रदर्शन को भी कमजोर और कृत्रिम बना देगा। नंद के दीक्षित होने की घटना वस्तु विज्ञान की दृष्टि से नाटक में एक बहुत कमजोर कड़ी है। सुंदरी तथागत से मिलकर नंद के वापस आने की आकुल प्रतीक्षा करते करते उन्नीदी हो जाती है। इतने में श्वेतांग आता है। अलका उससे नंद के संबंध में पूछती है। श्वेतांग अलका को नंद के भिक्षु बनने की सारी कथा सुनाता है और बताता है कि लोगों का कहना है कि उसके बाद वे विक्षुब्ध होकर घने जंगल की ओर चले गए। इस पर अलका किसी बड़े अनिष्ट की आशंका से डरकर सुंदरी को जगाने लगती है और तभी भिक्षु वेश में नंद का प्रवेश होता है। अलका और श्वेतांग के वार्तालाप के माध्यम से नाटककार ने दर्शकों को यह तो बता दिया कि जो नंद नदी तट पर तथागत के पास अपनी दृष्टता के लिए क्षमा याचना करने गए थे, वे वहां जाकर भिक्षु बन गए। किंतु नाटकीय प्रभाव की दृष्टि से इसका परिणाम यह होता है कि जब नंद सचमुच भिक्षु वेश में प्रकट हो जाते हैं तो दर्शकों पर वह तीव्र और वांछित प्रभाव नहीं पड़ता जो कि ऐसी स्थिति में पड़ना चाहिए। इसी प्रसंग की एक दुर्बल कड़ी नंद के साथ भिक्षु आनंद का आना है। उनके आने का कोई स्पष्ट और सार्थक प्रयोजन नहीं है। नाटककार भिक्षु आनंद को शायद इसलिए नंद के साथ लाता है जिससे कि उसे इस बात की सुविधा मिल जाए कि वह नंद के मन के उद्योग को स्वागत कथनों के स्थान पर नाटकीय संवादों में व्यक्त कर सके। भिक्षु आनंद का नंद के साथ आने का पर्याप्त कारण न होने से यह दृश्य खंड अस्वाभाविक कथा और कथा धारा से विलग लगता है और आनंद का चरित्र भी नितांत सामान्य हो गया है। नंद का दीक्षित होना रंगमंच पर नहीं दिखाया गया, केवल उसके बारे में दर्शकों को सूचना दी जाती है, क्योंकि ऐसा करने में घटनास्थल बदलता है था, जिसके कारण प्रदर्शन में दृश्यबंध भी बदलना पड़ जाता। इस शिल्पगत कठिनाई के अतिरिक्त शायद वैसे भी नाटककार ने रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले दृश्यों में इस दृश्य को सम्मिलित करना वांछित न समझ रहा होगा। घटनाओं और दृश्यों का चुनाव और उनकी योजना निश्चित करने में नाटककार के लिए यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि वह कथा के किन अंशों और किन दृश्यों को पात्रों के द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत करेगा।
और किनके संबंध में केवल संवादों के द्वारा दर्शकों को वांछित सूचनाएं देगा। नंद का दीक्षित होना इस नाटकीय कथा की एक ऐसी घटना है जिसका रंगमंच पर पात्रों के द्वारा प्रस्तुतिकरण आवश्यक है, भले ही उसका निर्वाह नाटककार और निर्देशक दोनों के लिए ही कठिन हो जाए और भले ही उसके कारण स्थान अनुमति खंडित हो। वास्तव में यही व्यापार खंड इस कथा का चरम बिंदु है और इसी में कथा का मूल द्वंद्व अपनी पूरी अभिव्यक्ति पाता है। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि यदि यह घटना रंगमंच पर प्रस्तुत की जाए तो संभवतः नाटक की वस्तु योजना का रूप ही भिन्न होगा। मैं समझता हूँ कि हमारे नाटककारों को ऐसे कथानक लेकर कुछ ऐसे ही सशक्त प्रयोग करने होंगे, तभी नया नाटक एक दृश्यबंध और 3 अंकों वाले नाटकों के संकुचित रूप विधान से मुक्त हो सकेगा और उसमें महाकाव्योचित व्यापकता और विस्तार आ सकेगा। इस संदर्भ में एक ओर तो जर्मनी के प्रसिद्ध नाटककार ब्रेख्त के नाटकों और दूसरी ओर अपनी ही संस्कृत और लोक नाट्य परंपराओं का उल्लेख किया जा सकता है, जिनमें नाटकीय कथा और पात्रों के अनुवर्ती धर्मी ऋजु रेखा में प्रस्तुत न करके कई स्तरों और कई धरातलों पर प्रस्तुत किए। नाटक के अंत के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। नंद जब भिक्षु बनकर वापस लौटता है तो वह सुंदरी से बिना मिले ही लौट जाता है। इस प्रकार आकर लौट जाने की ही कथा अभिप्राय का अनुसरण लेखक ने आषाढ़ का एक दिन में भी किया है। पात्रों को इस प्रकार के साक्षात्कार से बचाकर नाटककार कथा में एक प्रकार की रहस्य भावना का समावेश कर देता है और उसकी अत्यंत तीव्र और प्रत्यक्ष नाटकीय संभावनाओं को कमजोर कर देता है। और फिर जिस प्रकार नाटक का अंत होता है उसमें नंद और सुंदरी का अंतर्द्वंद जैसे सहसा अपनी भूमि और अपना अर्थ खो देता है और तब लगने लगता है कि पात्र अपनी परिस्थितियों और अपनी नियति से पूरी शक्ति और आस्था के साथ अंत तक नहीं लड़ सके। इस प्रकार की अनुभूति नाटक के दर्शकों के लिए सबसे अधिक घातक सिद्ध होती है। नाटक के संवाद सुगठित, प्रयोजनशील और काव्यश्री से समृद्ध है। छोटे छोटे सुघड़ और काव्यपूर्ण नाटकीय संवाद लिखने में मोहन राकेश अत्यंत कुशल हैं। आषाढ़ का एक दिन में उन्होंने मल्लिका के स्वागत कथन बहुत ही सुंदर लिखे हैं।